हेलो नमस्कार साथियों। द ड्रीम पॉइंट के डिजिटल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। साथियों देखिएगा, प्रतिदिन की तरह ही आज हम सॉइल साइंस की क्लास 2 पढ़ेंगे और उसी के तहत हम जो पिछले क्लास में जहां तक पढ़ा था उसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। आपको पता ही है क्लास की शुरुआत प्रतिदिन की तरह कैसे होगी, मोटिवेशनल शायराना अंदाज में। तो चलिए, एक मैंने लिखा था उस कोट के साथ अपने इस क्लास की शुरुआत करते हैं कि चांद को चांद बनने में वक्त लगता है। क्या? चांद को चांद बनने में वक्त लगता है, मुसाफिर को मंजिल पाने में वक्त लगता है, और वक्त लगता है उस एक दिन को देखने में जिस एक दिन को देखने के लिए आपने दिन रात एक किए हो। तो बिल्कुल साथियों, टाइम लगता है, वक्त लगता है, और वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। एक बात याद रखिएगा, देर लगेगी मगर सही होगा, हम जो चाहते हैं वही होगा। बिल्कुल सभी का स्वागत, हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। देखिएगा, सोइल साइंस पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे मृदा विज्ञान। इस मृदा विज्ञान में हमने देखा था पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, इसकी शाखाओं के बारे में पढ़ा था, इसके जनक हमने वीवी डाकुचेव को कहा था, और किस भाषा का शब्द है, तमाम वो बातें कर ली हमने। कहा भाई सोइल शब्द लैटिन भाषा का है, फ्लोर अथवा फर्श सोलम शब्द लैटिन भाषा के सोलम शब्द से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य होता है फ्लोर अथवा फर्श। क्या होता है सर? फ्लोर अथवा फर्श। फिर हमने इसकी परिभाषा देखी थी, फिर हमने इसके कुछ महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट देखे थे, इसके फादर वगैरह काफी कुछ बातें कर ली थी। फिर एक हमने हेडिंग डाली थी मृदा परिच्छेदिका, या मृदा प्रोफाइल। तो मैंने आपको कहा था भाई साथियों मृदा प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका क्या होती है कि मृदा का उर्ध्वाधर, एक एग्जांपल दिया था, मान लो ये इतनी एक मृदा है, ये मृदा है, इस मृदा का उर्ध्वाधर मतलब खड़ा, उर्ध्वाधर मृदा का उर्ध्वाधर यानी कि खड़ा काट लगाने पर इसमें दिखने वाली विभिन्न परतें जो संयुक्त रूप से दिखाई जाती है, मृदा का उर्ध्वाधर रूप से काट लगाने पर दिखने वाली विभिन्न परतों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है सर? मृदा संस्तर कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा संस्तर कहलाता है। क्या कहते हैं? मृदा होरिजन कहते हैं। ठीक है, इस बात का आपको थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान। फिर हमने संस्तरों की बात करनी थी, लेकिन उस दिन हम संस्तरों की बात नहीं कर पाए थे, आज हम संस्तरों की बात करते हैं। पहला संस्तर हमारे पास आता है ओ संस्तर। कौन सा आता है सर? ओ संस्तर। और मैंने आपको बताया था कि ओ का मतलब क्या, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक संस्तर। क्या कहते हैं सर इसको? ऑर्गेनिक संस्तर। क्या कहते हैं इसको? ऑर्गेनिक संस्तर। ओ मीन्स ऑर्गेनिक। तो अब प्रश्न इतना सिंपल भी पूछा जाता है कि निम्न में से ऑर्गेनिक संस्तर है, और ऑर्गेनिक, अरे सर ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक होता है वहां प्रश्न में, कार्बनिक। तो ऑर्गेनिक को हिंदी में कार्बनिक तो बोलते हैं, ऑर्गेनिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्बनिक। और कई बार ये सवाल इतना सिंपल रूप से आ जाता है कि निम्न में से कार्बनिक संस्तर है ए बी सी ओ, और ओ राइट होता है, क्योंकि ओ का तो मतलब ही क्या है। जिस दिन आप मतलब निकालना सीख जाओगे उस दिन आपके आधे क्वेश्चन ऐसे ही राइट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? यस। अब देखिएगा भाई, ओ संस्तर को पहली लाइन हमने लिखा, इसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक संस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक संस्तर कहते हैं। ठीक है, और ये कहां पाया जाता है? वनों की मृदाओं में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? वनों की मृदाओं में पाया जाता है, और वनों की ऐसी मृदाओं में पाया जाता है। वनों की मतलब हर वन की मृदा में नहीं है, वनों की मृदाओं में पाया जाता है, लेकिन हर वन की मृदा में नहीं है। वनों की ऐसी मृदाओं में पाया जाता है जिसमें ह्यूमस की मात्रा, सर ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस सड़ा गला विच्छेदित पदार्थ होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये वनों की मृदा में पाया जाता है, और वनों की ऐसी मृदा जिसमें ह्यूमस की मात्रा क्वांटिटी ऑफ ह्यूमस कितनी हो सर? 20% से अधिक हो। वनों की ऐसी मृदा, फॉरेस्ट की ऐसी सोइल जिसमें ह्यूमस की मात्रा 20% से अधिक हो, 20% से अधिक हो, वहां कौन सा संस्तर पाया जाता है? तो सर ऑर्गेनिक संस्तर पाया जाता है, ओ संस्तर पाया जाता है। मैं बार बार ऑर्गेनिक इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप ऑर्गेनिक ही याद रखें और आपका ये क्वेश्चन अगर आए तो राइट हो जाए। ठीक है, तो ओ संस्तर, ऑर्गेनिक संस्तर, कार्बनिक संस्तर, है ना, वनों की मृदाओं में पाया जाता है, लेकिन वनों में ऐसी मृदाओं में पाया जाता है जहां ह्यूमस की मात्रा 20% से अधिक हो। अब अगला संस्तर आता है अपने पास ए संस्तर। कौन सा आता है सर? अरे बोलो ना, ए संस्तर। जहां भी बैठे हो, लाइब्रेरी में हो, घर पे हो, जहां से भी सुन रहे हो, बोलते जाओ साथ साथ, मैं आपको सुन रहा हूं। आप भले मन में बोलोगे तो भी
मैं सुन रहा हूं। दूसरा आता है ए संस्तर। क्या सर? ए संस्तर। एलुवियल संस्तर। कौन सा सर? एलुवियन संस्तर। बोलो ना, एलुवियन संस्तर। तो अगला संस्तर आता है एलुवियन संस्तर, एलुवियन हॉरिजन। ठीक है, इसके बारे में आप याद रखोगे कि खेती योग्य सभी कृषि मृदाओं में, खेती योग्य सभी कृषि क्रियाएं, खेती योग्य सभी कृषि क्रियाएं कौन से संस्तर में होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये संस्तर सारे इंपॉर्टेंट है, ये संस्तर सारे इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट में से भी जो भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो ये खेती योग्य कृषि, खेती योग्य सभी कृषि क्रियाएं इसी में होती है। इसमें खेती योग्य सभी कृषि क्रियाएं होती हैं, सभी कृषि क्रियाएं की जाती हैं। क्या सर? खेती योग्य सभी कृषि क्रियाएं की जाती हैं, है ना? इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर आता है ई संस्तर। कौन सा सर? ई संस्तर। और ई संस्तर को क्या कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ई संस्तर का उपनाम क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। तो ई संस्तर को A2 संस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? A2 संस्तर। क्या कहते हैं इसको? A2 संस्तर। ए संस्तर अलग है, A2 संस्तर अलग है। A2 संस्तर का प्रश्न आया तो ए संस्तर राइट मत करना, क्योंकि A2 संस्तर ई संस्तर को कहते हैं। अब इस संस्तर में पोषक तत्व गतिशील होकर निक्षालित हो जाते हैं। अब इस संस्तर में क्या होते हैं? इस संस्तर में जो पोषक तत्व हैं, वो गतिशील होकर निक्षालित हो जाते हैं। निक्षालित मतलब नीचे की ओर चले जाते हैं, है ना? पोषक तत्व इस संस्तर में निक्षालित होकर पोषक तत्व जो हैं वो नीचे की ओर चले जाते हैं। इस संस्तर में पोषक तत्व गतिशील होकर क्रियाशील होकर निक्षालित हो जाते हैं, नीचे की ओर चले जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, किस संस्तर में पोषक तत्व गतिशील होकर नीचे की ओर या निक्षालित हो जाते हैं, गतिशील होकर निक्षालित हो जाते हैं, है ना? निक्षालित हो जाते हैं, निक्षालन हो जाता है पोषक तत्वों का। कौन से संस्तर में पोषक तत्वों का निक्षालन होता है? तो आप क्या कहोगे सर? ई संस्तर में। कौन से संस्तर में? A2 संस्तर में। ठीक है, और सर्वाधिक निक्षालन वाला संस्तर, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक निक्षालित संस्तर कौन सा है? सर्वाधिक निक्षालित संस्तर है A2 संस्तर, है ना? सर्वाधिक निक्षालित संस्तर, सर निक्षालित को और क्या कह सकते हैं? वहां पे प्रश्न में घुमाने की कोशिश करें तो वहां कहेंगे लीचिंग। क्या कहेंगे? लीचिंग। कई बार ऐसे कैसे हिंदी में लिखा आ जाता है लीचिंग, है ना? तो सर्वाधिक निक्षालन वाला संस्तर कौन सा है? सर्वाधिक निक्षालन वाला संस्तर कौन सा है? तो वो है ई संस्तर अथवा A2 संस्तर। ई संस्तर अथवा A2 संस्तर। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। और जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं, विशेष आग्रह आपके लिए दिन रात एक कर रहे हैं, एकमात्र चैनल जो फ्री में कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं। ठीक है, बाकी आप देखिए 15,000, 10,000 और 7,000 और 5,000, कई जगह आप देखोगे 5,000 से कम, 3,000 से कम तो कहीं नहीं है ये सेम कोर्स जो मैं आपको फ्री में करवा रहा हूँ। हम भी तो 3,000 में, 5,000 में, 7,000 में लॉन्च कर सकते थे, लेकिन हमने आपकी व्यथा को समझा। ठीक है, तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब देखिएगा बी संस्तर। कौन सा है सर अगला? बी संस्तर। अब ये बी संस्तर, इस बी संस्तर को इलुवियल संस्तर कहते हैं। बी संस्तर को क्या कहते हैं? इलुवियल संस्तर। क्या कहते हैं इसको? इलुवियल संस्तर। क्या कहते हैं? इलुवियल संस्तर। क्या कहते हैं इसको? इलुवियल संस्तर। ठीक है, अगर एलुवियल पूछे, देखना आप, अगर एलुवियल पूछे तो कहना ए संस्तर। एलुवियल है ए संस्तर, इलुवियल है बी संस्तर। एलुवियल है, देखना आप, तीन बातें बता रहा हूं, तीन बातें जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। एलुवियल तो है ए संस्तर, इलुवियल कौन सा है सर? तो इलुवियल है बी संस्तर, इलु बी, है ना? इलु बी, इलुवियल कौन सा है? बी संस्तर है। लेकिन A2 संस्तर कौन सा है? ए संस्तर नहीं है। A2 संस्तर कौन सा है? ई संस्तर है। कौन सा है सर? ई संस्तर है। कौन सा है सर? बिल्कुल ई संस्तर है ना? तो ये तीन बातें ध्यान अलग से रखना। अब देखिएगा बी संस्तर की बात करें सर, इलुवियल संस्तर की बात करें सर, इलु बी,
है ना। इस संस्तर में पोषक तत्वों का गतिशील जौन व सर्वाधिक अपचालन। अब देखना, सर्वाधिक अपचालन पूछे, सर्वाधिक अपचालन पूछे, देखना सर्वाधिक निक्षालन पूछे तो कौन सा, ई संस्तर या A2 संस्तर। सर्वाधिक निक्षालन ई संस्तर अथवा A2 संस्तर। लेकिन सर्वाधिक अपचालन, क्या सर, सर्वाधिक अपचालन पूछे तो कौन सा कहोगे, तो कौन सा कहोगे, बी संस्तर। कौन सा कहोगे, बी संस्तर। सर्वाधिक अपचालन पूछे तो क्या कहोगे, बी संस्तर। ठीक है। फिर अगला आता है सी संस्तर। कौन सा आता है सर, सी संस्तर। अब सी संस्तर में आपको ध्यान रखना है कि पैतृक या अल्प विकसित मृदा, पैतृक या, अब ये सी संस्तर कौन से मृदाओं में पाया जाता है ना, तो आप कहोगे पैतृक मृदाओं में, है ना। पैतृक या अल्प विकसित मृदा का संस्तर, पैतृक या अल्प, अब आपको प्रश्न पूछा जाएगा पैतृक या अल्प विकसित मृदा का संस्तर निम्न में से कौन सा है, तो आप कहोगे सी संस्तर। पैतृक या अल्प विकसित, अल्प विकसित मतलब आदि या कम विकसित, कम विकसित, अल्प विकसित, अल्प, पैतृक या अल्प विकसित मृदा का संस्तर, है ना, कौन सा है, तो आप कहोगे, क्या कहोगे सर, सी संस्तर। कौन सा है सर, सी संस्तर। अब एक परिभाषा सोलम, सोलम, अरे सर सोलम तो सोइल का है ना, सोइल जो है लैटिन भाषा के सोलम सबसे बना है, हाँ वो अलग है, ये अलग है। तो सोलम या वास्तविक मृदा की परिभाषा आपको पूछी जाती है। सोलम या वास्तविक मृदा किसे कहते हैं, ट्रू सोइल, ट्रू सोइल, रियल सोइल, है ना, रियल सोइल। वास्तविक मृदा या सोलम किसे कहते हैं, तो ए प्लस बी संस्तर का संयुक्त रूप, ए प्लस बी, ए व बी संस्तर का संयुक्त रूप, ए प्लस बी, ए प्लस काट लो आप लिखो ए व बी संस्तर का संयुक्त रूप, ए व बी संस्तर का संयुक्त रूप, क्या कहोगे सर, ए व बी संस्तर का संयुक्त रूप क्या कहलाता है सर, सोलम या वास्तविक, सोलम या वास्तविक, सोलम या वास्तविक संस्तर कहलाता है, वास्तविक मृदा कहलाता है। सोलम या वास्तविक मृदा किसे कहते हैं, ए व बी संस्तर का संयुक्त रूप क्या कहलाता है, ए व बी संस्तर का संयुक्त रूप, तो आप कहोगे सोलम या वास्तविक मृदा। अब आप देखिएगा रिंगोलिथ, रिंगोलिथ, अगली परिभाषा आपसे पूछी जाती है रिंगोलिथ। तो रिंगोलिथ के साइंस में आप क्या कहोगे, रिंगोलिथ है ना, रिंगोलिथ के साइंस में आप कहोगे कि सर रिंगोलिथ तो क्या होता है कि सॉइल प्रोफाइल के संयुक्त रूप से ए व बी, है ना, तो ए बी और सी संस्तर का संयुक्त रूप, संस्तर का संयुक्त रूप। अब देखिएगा अगर आपको पूछे ए व बी संस्तर का संयुक्त रूप तो कहना है सोलम या वास्तविक मृदा, सोलम या वास्तविक मृदा। लेकिन यही सवाल पूछे और क्या पूछे कि ए बी और सी संस्तर का संयुक्त रूप, ए बी और सी संस्तर का संयुक्त रूप, तो आप कहोगे रिंगोलिथ। ए बी और सी संस्तर का संयुक्त रूप क्या कहलाता है, रिंगोलिथ। अब मृदा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाती है आपको, मृदा की सबसे छोटी इकाई आपको पूछी जाती है, तो आप कहोगे सर मृदा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है पेडोन, क्या कहलाती है, पेडोन। तो अगर आपको पूछे कि मृदा का सबसे छोटा आयतन या मृदा की सबसे छोटी इकाई, मृदा का सबसे छोटा आयतन या मृदा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, सबसे छोटा आयतन, तो आप कहोगे पेडोन, क्या कहोगे, पेडोन। ठीक है, ठीक है। जिस और पेडोन को किसके रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, पेडोन को मृदा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है ना, पेडोन को मृदा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है, मृदा के रूप में वर्गीकृत, यानी कि डिवाइडेशन किया जाता है ना। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे मृदा संगठन। क्या पढ़ेंगे, मृदा संगठन। देखिएगा मैं बात करूंगा मृदा संगठन की, मृदा के संगठन की। तो मृदा संगठन में आप देखिएगा एक तो होता है खनिज पदार्थ, क्या होता है सर, खनिज पदार्थ। एक होते हैं कार्बनिक पदार्थ,
खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, है ना। तो खनिज पदार्थ 45% होते हैं। कितने होते हैं सर? 45% होते हैं। कार्बनिक पदार्थ 5% होते हैं। कितने होते हैं सर? 5% होते हैं। ठीक है। और ये तो दोनों होते हैं ठोस पदार्थ। क्या होते हैं सर? ठोस पदार्थ। क्या होते हैं सर? ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ के रूप में एक तो खनिज पदार्थ आ जाएगा आपका, एक कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ होता है 5%, है ना। और दूसरा भाई एक तो ये है, दूसरा संगठन मृदा का है रंध्रावकाश के रूप में। किसके रूप में? रंध्रावकाश, छोटे छोटे छिद्रों के रूप में, है ना, है ना। इस बात का ध्यान रखना है। रंध्रावकाश, रंध्रावकाश के साइंस में आप ठीक है। एक होता है रंध्रावकाश। अब रंध्रावकाश में आप देखिएगा, एक तो है मृदा जल, मृदा का जल, और एक है मृदा की वायु। तो मृदा जल को कहा कि भैया मृदा जल आप तो इसमें हो 25%। तो जब इसको 25% लगा तो इसने कहा मैं ना तो कम रखूंगा ना ज्यादा, भाई मुझे भी 25% ही चाहिए। मुझे यूं कार्बनिक पदार्थ की तरह 5% मत कर देना, मुझे भी 25%। तो मृदा वायु ने कहा ठीक है ना। मृदा वायु को कहा ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, आपको भी 25%। यानी कि मृदा के संगठन में दो तत्व आपको ध्यान रखने हैं। ठोस पदार्थ का तत्व जिसमें आता है खनिज पदार्थ 45% सर्वाधिक, है ना, और कार्बनिक पदार्थ 5% न्यूनतम। ठीक है, ये तो है ठोस पदार्थ। फिर दूसरा तत्व आता है रंध्रावकाश। कौन सा अवकाश रे? रंध्रावकाश। इस रंध्रावकाश के सेंस में एक तो है मृदा का जल और एक है मृदा की वायु। सोइल वाटर एंड सोइल एयर। यस, सोइल वाटर एंड सोइल एयर, दोनों को कहा भाई आप दोनों 25-25। क्या सर? 25-25। ठीक है। अब देखिएगा, अब मृदा वायु ने कहा मेरे बारे में थोड़ा और बताना पड़ेगा, मेरा संगठन भी बताओ। मृदा का बताया तो मेरा भी बताओ। तो हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे मृदा वायु का संगठन। मृदा वायु का संगठन, यस बोलो ना, मृदा वायु का संगठन बोलो ना। तो मृदा वायु का संगठन देखते हैं। मृदा में निहित जो वायु होती है उसका संगठन, मृदा वायु का संगठन देखिएगा। मृदा वायु का संगठन, तो नाइट्रोजन होता है मृदा में 79.2%, है ना। तो हम बात करेंगे, इधर तो लिखेंगे गैस, क्या लिखेंगे? इधर तो लिखेंगे गैस, ठीक है। और इधर तो गैस का नाम आ जाएगा। इधर कहेंगे मृदा में कितनी होती है, इधर कहेंगे वातावरण में कितनी होती है। इज इट क्लियर? यस सर। भाई मृदा और वातावरण, गैस की बात करेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नाइट्रोजन की बात करेंगे। N2 यानी कि सर नाइट्रोजन, बोलो ना नाइट्रोजन। कौन सी जन? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। अब ये होती है मृदा में कितनी? 79.2%। यस सर, 79.2%, 79.2% मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। और यही चीज जब वातावरण में पूछते हैं तो वातावरण में 79.0%, यानी कि नाइट्रोजन के मामले में जो मृदा है वो वातावरण की तुलना में 2.2% आगे, है ना। यानी कि वातावरण में मृदा कितनी है? 79.0 है। मृदा में कितनी है? 79.2 है। फिर ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन की बात करो सर, तो ऑक्सीजन देखिएगा मृदा में कितनी है? तो मृदा में 20.6 है, वातावरण में 20.9 है। 20.6% तो कहाँ है सर? मृदा में है। और 20.9% कहाँ है सर? वातावरण में है। 20.6% तो कहाँ है? मृदा में है। 20.9% कहाँ है? वातावरण में है। फिर CO2 की बात करो सर, कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की, है ना। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड मृदा में 0.25 है और वातावरण में 0.03%। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये वातावरण में कई बार पूछा गया है। इस बार सीईटी के एग्जाम में भी पूछा गया वातावरण में CO2 की मात्रा। पशु परीक्षण के एग्जाम में फिर पूछा गया मृदा में CO2 की मात्रा, और ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है,
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो मृदा में तो कितनी होती है सर 0.25% और सर वातावरण में कितनी होती है, वातावरण में 0.03% पाई जाती है। क्या वातावरण में कितनी है 0.03%, मृदा में कितनी है 0.25%। इस बात का थोड़ा सा क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। ठीक है, अब आप देखिएगा अगला पॉइंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। अब साथियों दो बात और है कि जो मृदा में आपको CO2 की मात्रा मैंने कहा ना पूछी जाती है, तो ये मृदा में CO2 की मात्रा, मृदा में CO2 की मात्रा किसकी तुलना में, वायुमंडल की तुलना में कितनी अधिक होती है, ये आपसे बार बार पूछा जाता है। तो मृदा में CO2 की मात्रा वायुमंडल की तुलना में कंपैरिजन में कितनी अधिक होती है सर, 8 से 10 गुना अधिक होती है। मृदा में CO2 की मात्रा वायुमंडल की तुलना में 8 से 10 गुना अधिक होती है, 8 से 10 गुना अधिक होती है। आप खुद चेक कर सकते हैं, मृदा में 0.25% है और वातावरण में 0.03% है। तो सीधी बात है 8 से 10 गुना अधिक होगी, है ना। इसको आप इंटू 9 या इंटू 10 करोगे तब जाके ये आएगा, है ना। तो 8 से 10 गुना अधिक होती है। कहाँ सर, मृदा में CO2 की मात्रा वायुमंडल की तुलना में 8 से 10 गुना अधिक होती है। दूसरी बात की सर खड़ी फसल में CO2 की मात्रा, जो फसल खड़ी होती है ना, खड़ी फसल की बात करें सर, स्ट्रेच क्रॉप की बात करो सर, स्ट्रेच क्रॉप्स, तो खड़ी फसल में CO2 की मात्रा, खड़ी फसल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, है ना, प्रति भूमि की अपेक्षा, प्रति मतलब परतीय सतह वाली भूमि की अपेक्षा 10 गुना अधिक पाई जाती है। यानी कि ये पॉइंट आप भी समझो कि जो खड़ी फसल होती है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूं, जो खड़ी फसल होती है, इस खड़ी फसल में जो CO2 की मात्रा होगी साथियों, इस खड़ी फसल में जो CO2 की मात्रा होगी, वो जो पर्वतीय भूमि है, सतह भूमि है ना, सरफेस वाली भूमि है, उसकी अपेक्षा CO2 की मात्रा खड़ी फसल में कितनी अधिक होगी, तो 10 गुना अधिक होगी। तो आप लिखोगे मैं बोल रहा हूं कि खड़ी फसल में CO2 की मात्रा पर्वतीय भूमि की अपेक्षा 10 गुना अधिक पाई जाती है, 10 गुना अधिक पाई जाती है। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास शानदार लगी होगी, दमदार लगी होगी, मजेदार लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट में बताना है कि क्लास कैसी लग रही है। क्लास अच्छी लग रही है तो भी बताना है, अच्छी नहीं लग रही है तो बताना है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, कीजिए अपने सपनों को साकार, पढ़े फ्री में, बढ़े आगे और कीजिए अपने सपनों को साकार। धन्यवाद।